Hello dear student, this is Dr. Nilesh Srivastava, Professor Sagar Institute of Science and Technology, SISTEC, Gandhinagar, Bhopal. Today we are going to discuss lecture number 3 of module number 4, that is soil pollution and marine pollution. In previous lecture we have discussed about water pollution, and in this lecture now we will discuss some more pollutions like soil pollution and marine pollution. So let us start this topic. First of all, we will define soil. What is soil? Soil is a complex mixture of mineral, water, air, organic matter, and colorless organisms that are decaying remains of once living things. It forms at the surface of land. It is the skin of the earth. So soil is also called skin of the earth. सॉइल के बारे में यदि हम कहें तो वो क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मिनरल, यानी मिनरल जितने भी पाए जाते हैं वो सब सॉइल में हैं, वाटर, एयर, ऑर्गेनिक मैटर और ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं वो सारे इसके अंदर पाए जाते हैं। इन सभी का मिक्सचर जो होता है वो सॉइल कहलाती है। और डिकेइंग रिमेन्स भी उसमें रहेंगे लिविंग के। ये सारी चीज़ें मिलकर के सॉइल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। दीज आर दी कंपोजिशन ऑफ द सॉइल। ये सॉइल के अंदर पाई जाने वाली चीज़ें हैं। अब इसमें हम ये देखें कि सॉइल जो होती है एक तरह से अर्थ का स्किन है। यदि तो सॉइल को हम कितने टाइप में डिवाइड करते हैं? सॉइल 4 टाइप की होती है मेनली, सैंडी सॉइल, सिल्ट सॉइल, क्ले सॉइल और लोमी सॉइल। इन चारों सॉइल का यदि हम स्ट्रक्चर देखें नेक्स्ट स्लाइड में, तो ये देखिए आप कैसा दिखता है इनका स्ट्रक्चर। ये है आपकी क्ले, जिसमें हम कल्टीवेशन की एक्टिविटीज़ करते हैं, बाकी पेड़ पौधों को भी लगाते हैं। क्ले का जो यूज़ होता है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में भी होता है, मिट्टी का यूज़ जिसको हम कहें, और दूसरी उसमें मूर्तियाँ वगैरह जिनको हम कहें उनको बनाने में भी क्ले का यूज़ होता है। फिर उसके बाद लोमी मिट्टी जो होती है वो भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की बहुत अच्छी मानी जाती है, बिकॉज इट हैज़ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, so it can retain water molecule, that's why it is called good quality of soil। तो इसलिए यहाँ पर लोमी मिट्टी के अंदर जहाँ पर गर्मियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी का सीज़न रहता है, टेम्परेचर बहुत हाई जाता है, वहाँ पर भी लोमी मिट्टी काम कर सकती है क्योंकि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। फिर सैंड, जो कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग पर्पज़ में, बिल्डिंग के पर्पज़ में काम आती है, बिल्डिंग जब हम बनाते हैं कंस्ट्रक्शन पर्पज़ में काम आती है, तो इस तरह की चीज़ें सैंड का यूज़ इन चीज़ों में किया जाता है। तो सैंड नॉन फर्टाइल होती है, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, इसलिए इसका यूज़ हम प्लांट्स को ग्रो करने में नहीं करा सकते, इसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी नहीं होती है। और उससे भी एक और बारीक चीज़ जो होती है, उससे भी फाइन जिसके पार्टिकल्स होते हैं, वो सिल्ट कहलाती है, जो कि हमारे बिल्डिंग पर्पज़ की या जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के काम की चीज़ है। तो सॉइल के मेनली यहाँ पर दूसरे तरीके से और बताया कि 3 टाइप बताए गए यहाँ पर, लोमी, सैंडी एंड क्ले। हम देखें तो सॉइल के जो प्रोफाइल है वो किस तरह से हम बताते हैं। सॉइल के प्रोफाइल में हम देखेंगे तो इसमें सबसे पहले हम देखें तो सॉइल प्रोफाइल कंसिस्ट ऑफ सेवरल सॉइल हॉरिजन्स। कई सॉइल के हॉरिजन्स इसमें आपको दिखाई देंगे। इनमें सबसे ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो 0 to 2, यानी 0 से लेकर 2 इंच तक जो अपर लेयर है सबसे ऊपरी, वो हॉरिजन ओ कहलाती है। ये इसमें ह्यूमस पाया जाता है। फिर उसके बाद हम नीचे की लेयर में आएंगे 2 to 10 तक, तो इसमें टॉप सॉइल रिच इन ऑर्गेनिक मैटर है ये, एंड डार्क इन कलर। ये आपको दिख ही रहा है यहाँ पर कि इसका कलर कैसा है, इट इज़ डार्किश इन कलर, एंड इट इज़ कॉल्ड जोन ऑफ लीचिंग। यहाँ से ही जो मिनरल्स वगैरह होते हैं या जो भी आपके डिजॉल्व सब्सटेंसेस होते हैं वो यहाँ से लीचिंग के थ्रू नीचे की लेयर में आते हैं। फिर बी हॉरिजन है, ये सब सॉइल लेयर कहलाता है, इसको जोन ऑफ एक्यूमुलेशन भी कहते हैं हम। इसमें कई मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कैल्साइट भी इसी रीजन में पाया जाता है। और इसके बाद आ जाता है सी रीजन, जो कि लास्ट में सबसे नीचे, ये वेदर्ड रॉक का रीजन होता है। तो ये 4 जो लेयर्स हैं, दीज 4 लेयर्स फॉर्म सॉइल प्रोफाइल। और ये सॉइल प्रोफाइल में 0 to 2 तक ओ होता है, 2 to 10 तक जो हम देखें तो ये जो रीजन ए हॉरिजन है, देन 10 to 30 जो है वो बी हॉरिजन है, और 30 to 48 ये सी हॉरिजन है। अब इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं कि सॉइल पोल्यूशन को यदि हम डिफाइन करें तो सॉइल पोल्यूशन है क्या। It is defined as presence of toxic chemicals such as pollutant or contaminant in the soil in high enough concentration to pose a risk to human health and ecosystem। यानी कि सॉइल जो पोल्यूशन है एक तरह से जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं उनका एडिशन है सॉइल के अंदर,
और इसके कौन-कौन से कारण हैं इसके, तो पहला इसका रीज़न सबसे बड़ा लिखा हुआ है कि डिस्पोज़ल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। द इंडस्ट्रीज़ आर रिलीज़िंग सो मेनी टाइप्स ऑफ वेस्ट कंटीन्यूअसली, और ये सारे वेस्ट कहाँ जा रहे हैं? सॉइल सरफेस पर जा रहे हैं, सॉइल के ऊपर जा रहे हैं और सरफेस के ऊपर जा रहे हैं। जैसे पल्प एंड पेपर मिल्स, केमिकल, ऑयल रिफाइनरीज, शुगर फैक्ट्रीज, टैनरीज, टेक्सटाइल, स्टील, डिस्टिलरीज, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, कोल एंड मिनरल माइनिंग एक्टिविटीज, ड्रग्स, ग्लास, सीमेंट, पेट्रोलियम, इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। ऑल दीज इंडस्ट्रीज आर रिलीजिंग वेस्ट मटेरियल, और वो सॉइल को खराब कर रहा है। अब हम इसमें देखें, देखिए किस तरह से इंडस्ट्रियल एक्टिविटी यदि कहीं हो रही है तो वहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल निकलता है वो इसी तरह से ओपन में फेंक दिया जाता है और वहाँ की सॉइल को वो खराब करता रहता है, जिससे उस सॉइल किसी भी काम की नहीं रहती। यू कैन नॉट डू कल्टीवेशन एक्टिविटी देयर, कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं हो सकती वहाँ पर, कोई प्लांट ग्रो नहीं कर सकते और सॉइल वहाँ की खराब हो जाती है। इसका इफ़ेक्ट भी पड़ता है, इसमें केमिकल एंड बायोलॉजिकल जो पैरामीटर्स होते हैं सॉइल के वो अफ़ेक्ट होते हैं उसकी वजह से। और ये जो केमिकल्स हैं सॉइल के थ्रू हमारी फूड चेन में भी आते हैं, वहाँ से ये अ, हमारी फूड चेन के थ्रू अदर जो हमारी जनरेशन टू जनरेशन भी ये ट्रांसफ़र हो सकते हैं। यदि कोई हज़ार्डस केमिकल्स हैं तो वो जनरेशन टू जनरेशन भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं, जैसे कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इसी टाइप के होते हैं। और ये फूड चेन के थ्रू जब पहुँच जाते हैं तो अदर लिविंग्स को भी अफ़ेक्ट करते हैं। अर्बन वेस्ट में देखें तो मेनली डोमेस्टिक वेस्ट आते हैं, एंड दीज आर दी ड्राइड स्लज एंड सीवेज। यहाँ से ये सबसे बड़ा एक वेस्ट मटेरियल है जो कि ओपन में यदि डंप किया जाता है, ओपन में इसको रिलीज़ किया जाता है तो इट अफेक्ट टू द सॉइल क्वालिटी, इट अफेक्ट टू द सॉइल प्रॉपर्टीज़। जिसमें अर्बन वेस्ट में हम देखें तो रिफ्यूज़ मेनली यहाँ पर रिफ्यूज़, और रिफ्यूज़ में क्या-क्या आता है? प्लास्टिक, ग्लासेस, मेटालिक कैन्स, फाइबर, पेपर, रबर, स्ट्रीट स्वीपिंग्स, फ्यूल रेसिड्यूज, लीव्स, कंटेनर्स, अबंडेंट व्हीकल्स, ये सारा जो मटेरियल है दीज आर कॉल्ड अर्बन वेस्ट। और ये धीरे-धीरे क्या होते हैं, सॉइल में पड़े रहते हैं क्योंकि आसानी से इनका डिग्रेडेशन नहीं हो सकता। स्लो डिग्रेडेड होने वाली चीज़ें हैं। तो काफ़ी लंबे समय तक सॉइल में सॉइल के ऊपर पड़े हुए रहते हैं ये, और सॉइल की क्वालिटी को ख़राब करते हैं। ये देखिए किस तरह से सॉइल हमारी ख़राब हो रही है। यहाँ पर कोई एक्टिविटी हो रही होगी और जहाँ पर कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती है या कोई डोमेस्टिक एक्टिविटी होती है, वहाँ से जो मटेरियल ले आकर के किसी डंपिंग साइट पर यदि वहाँ पर फेंका जाता है, वहाँ पर कोई साइट बना कर के रखा जाता है, तो वो एरिये का जो पूरा जो सॉइल स्ट्रक्चर है, वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, सॉइल वहाँ की ख़राब हो जाती है। यहाँ पर आप कोई एक्टिविटी यहाँ पर प्लांट को ग्रो करने वाली नहीं कर सकते, यहाँ की सॉइल पॉइज़नस हो चुकी है। अब इसमें देखेंगे तो नेक्स्ट हम देखते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ये भी सबसे बड़ा एक रीज़न है क्योंकि एग्रीकल्चरल जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो भी सॉइल को ख़राब करती हैं। मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस pollute to the soil to a large extent with the advancing agro technology. Huge quantities of fertilizer, pesticide, herbicide, weedicide are added to increase the crop yield. Apart from these farm waste, manure, slurry, debris, soil erosion containing mostly inorganic chemicals are reported to cause soil pollution. All these activities in which we use fertilizers, pesticide, herbicide, फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप, पेस्टिसाइड पेस्ट को मारने में हम यूज़ करते हैं, हर्बिसाइड का यूज़ जो होता है हर्ब्स वगैरह को डिस्ट्रॉय करने में करते हैं, वीड्स को डिस्ट्रॉय करने में वीडिसाइड करते हैं। ये सब केमिकल हैं एंड दे अफेक्ट टू द सॉइल क्वालिटी। ये सब सॉइल के अंदर जाकर के पोल्यूशन करते हैं क्योंकि वो एक तरह के केमिकल हैं। और फिर जो फार्म वेस्ट होता है, मैन्योर होता है, स्लरी, डेब्रिस, सॉइल इरोजन, ये सब जो चीज़ें हैं, ये इनॉर्गेनिक केमिकल्स इनके अंदर होता है, और जिसके कारण जो इनॉर्गेनिक केमिकल्स यदि आते हैं तो वो भी सॉइल पोल्यूशन करते हैं। फिर इसमें हम रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स को देख लें। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस सबसे ज़्यादा हज़ार्डस होते हैं, सबसे ज़्यादा हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सप्लोजन ऑफ न्यूक्लियर टेस्टिंग laboratories and industries giving rise to nuclear dust, radioactive waste penetrate the soil and accumulate giving rise to land or soil pollution। यदि ये होंगे तो सॉइल में जाएंगे और सॉइल में लंबे समय तक वहाँ रहेंगे वो, और उसके थ्रू प्लांट्स में भी जा सकते हैं, और प्लांट में जब ये पहुँचेंगे तो फूड चेन में आ जाते हैं ये। और यदि मिट्टी में पड़े हुए हैं, यदि सॉइल के अंदर हैं, ये तो हवा के कांटेक्ट में भी आ सकते हैं, एयर के कांटेक्ट में आ सकते हैं, इनहेलेशन के थ्रू हमारे अंदर जा सकते हैं, और सॉइल की क्वालिटी को तो ये खराब करते ही करते हैं क्योंकि वहाँ पर आप कोई एक्टिविटी एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं कर सकते क्योंकि ये पॉइजनस होते हैं और जेनेटिक इफेक्ट भी लेकर के आते हैं ये।
ये देखिए स्ट्रॉ भी यदि लंबे समय तक कहीं पर ओपन में पड़ा हुआ है तो वो सॉइल को ख़राब करता है, क्योंकि वो हैबिटेट बन जाता है जर्म्स के लिए, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं और न्यूट्रिएंट्स यदि होंगे तो वहाँ पर कोई भी बैक्टीरिया वायरस पनप सकते हैं, क्योंकि हैबिटेट हो जाएगा उनका और वहाँ आकर के वो ग्रो कर सकते हैं। तो इसको भी हमें यहाँ से ऐसे थ्रो करके ओपन में नहीं रखना चाहिए, इसको कहीं किसी प्रॉपर डंपिंग साइट पर या मैन्योर एक्टिविटी के लिए दे देना चाहिए, जिससे इसे उपयोगी खाद भी बनाई जा सकती है। ये हमारे डेली एक्टिविटी में निकलने वाली चीज़ें हैं, जैसे स्ट्रॉ है, ग्रीन वेस्ट है, ड्राई फार्म वेस्ट है, ये सारी चीज़ें मैन्योर बनाने में यूज़ हो सकती हैं। इनको ओपन में यदि आप थ्रो करेंगे तो ये दे विल बी हैबिटेट फॉर वेरियस टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस, और they will when those bacteria and viruses will grow on those waste material, they will spread some kind of diseases, and these diseases may be dangerous for us. बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हो सकती हैं जिनसे हमारे शरीर को बहुत नुकसान हो सकता है, बहुत गंभीर बीमारियों को जन्म दे सकते हैं ये। और इस तरह की जो बीमारियाँ यदि होती हैं जिनमें हम देखें तो मलेरिया है, डेंगू है, इस तरह की जो बीमारियाँ हैं और भी जिनमें हम देखें तो खराब हो रही है, यदि आपका मटेरियल वहाँ पर खराब हो रहा है पड़ा-पड़ा, तो काफ़ी लंबे समय तक यदि खराब होता है तो वहाँ की सॉइल भी खराब होगी, फिर धीरे-धीरे वाटर भी खराब हो सकता है। तो और अदर बैक्टीरियाज़ भी जन्म ले सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़्म जन्म ले सकते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हैं, और वहाँ की ऑर्डर भी जो रहेगी उस एरिया की वो भी खराब होगी, क्योंकि वहाँ पर एयर में यदि चीज़ें आएँगी ये, तो आप इन्हेलेशन में भी हमको प्रॉब्लम आएगी। क्या-क्या इनके कंट्रोल मेजर हैं? हमें प्लांटेशन करना चाहिए। प्लांटेशन करने के लिए कंटूर फार्मिंग इज़ द गुड एक्टिविटी, जिसके थ्रू हम इसको सॉइल पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इससे सॉइल इरोड होने से बचेगी। सॉइल इरोजन इज़ वन अनदर टाइप ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। तो सॉइल इरोजन को रोकने के लिए कंटूर कल्टीवेशन को हमें फोकस करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें कंटूर फार्मिंग पर ध्यान देना चाहिए। फिर इसमें देखेंगे कि प्रॉपर डंपिंग ऑफ अनवांटेड मटेरियल, ओपन में हमें थ्रो नहीं करना है। We have to properly dispose all those materials which are released in daily activities or in industrial activity, या कोई भी एक्टिविटी हो, तो जो भी मटेरियल आ रहा है उसको आप ओपन में डंप ना करें, उसको प्रॉपरली डंप करने के लिए प्रोसेस फॉलो करें और तभी उसको डिस्पोज करें। फिर इसमें देखेंगे तो आप फर्टिलाइज़र्स जो बनते हैं, फर्टिलाइज़र का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें कई केमिकल्स हो सकते हैं, दे में बी हार्मफुल फॉर अस। इसके लिए हमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस तरह के यदि फर्टिलाइज़र होंगे केमिकल फर्टिलाइज़र तो वो सॉइल के लिए भी खराब हैं और हमारे लिए भी खराब है, नुकसानदायक हैं। फिर प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन, वी हैव टू मेंटेन प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशंस, जैसे कि हमें सैनिटरी का पूरा ध्यान रखना चाहिए, सैनिटरी हैबिट्स हमको ध्यान रखनी चाहिए, और पब्लिक अवेयरनेस भी इस बारे में बहुत ज़रूरी है। इन्फॉर्मल एंड फॉर्मल पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम शुड बी इम्पोर्टेड टू एजुकेट पीपल ऑन हेल्थ हज़ार्ड बाय एनवायरमेंटल एजुकेशन। इसमें लोगों को समझाना चाहिए कि क्या-क्या आप मिट्टी को यदि पॉल्यूट कर रहे हो, सॉइल को यदि पॉल्यूट कर रहे हो, तो उसका क्या इम्पैक्ट हमारे ऊपर हो सकता है, अदर लिविंग के ऊपर हो सकता है, आपके खाने-पीने की आदतों पर हो सकता है। तो इस तरह से हमारे एजुकेशन के थ्रू, अवेयरनेस क्रिएट करने के थ्रू भी लोगों को समझाया जा सकता है। Recycling and reuse are waste to minimize soil pollution. The waste such as paper, plastic, metal, glasses, organics, petroleum products, and industrial effluents, etc., should be recycled and reused. Industrial waste should be properly treated at source. Integrated waste management methods should be adopted. रिसाइकलिंग एंड रीयूज़ की जो प्रोसेस है वो हमें फॉलो करनी चाहिए। प्लास्टिक, मेटल, ग्लासेस, ऑर्गेनिक्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ऑल दीज आर वेरी हार्मफुल सब्सटेंसेस, और इनके थ्रू क्या हो सकता है कि हमारी सॉइल का बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये इतने आसानी से डिके होने वाली चीज़ें नहीं हैं। इसलिए इनको हमें रीयूज़ करने की कोशिश करनी चाहिए, या रिसाइक्लिंग उनकी पॉसिबल है तो वहाँ इनको भेज देना चाहिए, और डिस्पोज़ करने के पहले इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो प्रॉपर्ली ट्रीट होने चाहिए। जहाँ से वो निकल रहे हैं वहीं पर यदि वो ट्रीट कर दिए जाएँगे तो उनका जो इम्पैक्ट होगा सॉइल के ऊपर वो कम हो जाएगा। Ban on toxic chemicals, हमें some harmful chemicals like DDT, BSC, all these pesticides should be banned। मतलब हार्मफुल जो पेस्टिसाइड हैं जो हमारे लिए भी, ह्यूमन बीइंग के लिए भी, एनिमल्स और प्लांट के लिए भी, वो सारे जो हैं उनको हमें बैन करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यदि उनकी आवश्यकता नहीं है, उनका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बहुत ज़्यादा, तो उनको हम बैन करना ही अच्छा होगा, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं, बिकॉज़ दे आर फैटल टू प्लांट एंड एनिमल्स, यानी कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं ये। और न्यूक्लियर वेपन्स एंड इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ रेडियोएक्टिव वेस्ट शुड बी बैंड। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में निकलने वाली चीज़ें और जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस हैं उनका पूरी तरह से उनके डिस्पोजल पर बैन लगाना चाहिए, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो सॉइल को लॉन्ग टाइम के लिए
नॉन फर्टाइल बना देती हैं और पॉइजनस बना देती हैं। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि मैराइन पॉल्यूशन क्या होता है। मैराइन पॉल्यूशन में हम मेनली देखें तो इट इज़ ओशियन पॉल्यूशन। ओशियन जो समुद्रों का पॉल्यूशन जिसको हम कहें या महासागरों का पॉल्यूशन कहें, वो है ये। तो इट इज़ ड्यू टू, क्या वहाँ पर क्या है कि बिकॉज ऑल मैराइन bodies are generally oceans, seas, etc. These collect वेस्ट मटेरियल फ्रॉम रिवर्स, लार्ज रिवर्स, बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं सारी समुद्र में जा करके मिलती हैं, तो वो अपना वेस्ट मटेरियल सारा इसमें ओशियंस में ले जाती हैं। और इनमें भी हम देखें तो बड़ी बड़ी लार्ज रिवर्स कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, जिसमें कि हम देखें कि सीवेज का मटेरियल जो रहेगा सबसे ज़्यादा होता है। पूरे शहरों का, सब जगह का सीवेज बड़ी बड़ी नदियों में जा रहा है और नदियों से फिर वो धीरे धीरे करके समुद्रों में पहुंचता है। तो मैराइन पॉल्यूशन इज ड्यू टू सीवेज मटेरियल, इज ड्यू टू ऑयल एंड प्लास्टिक एंड इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट ऑल्सो। इसमें कि ऑयल देखें आप, बड़े लार्ज स्केल पर यदि कहीं ऑयल फैल जाता है पानी में तो वो मैराइन पॉल्यूशन हो जाता है वहाँ पर, और उसके वजह से जो एक्वाटिक लाइफ है बहुत डिस्टर्ब होती है। मैराइन पॉल्यूशन के कौन कौन से इसमें हम मेन रीज़न हम देखें तो कौन कौन से उसके कारण हैं मैराइन पॉल्यूशन के। नंबर 1, सीवेज। सीवेज और पॉल्यूटिंग सब्सटेंसेस फ्लो थ्रू सीवेज रिवर्स आर ड्रेनेजेस डायरेक्टली इनटू द ओशन। सीवेज जो होता है वो जो जो भी सीवेज का जो मटेरियल होता है ये रिवर्स के थ्रू बहता है या ड्रेनेजेस के थ्रू जाता है या फिर सीधे ही शहरों से निकल करके ओशन में आ जाता है ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू। तो ये रिवर्स के थ्रू भी पहुंचता है और इसमें मेनली तो जो रिवर ही एक बड़ा रोल प्ले करती हैं, बाकी डायरेक्टली कोई छोटे छोटे जो ड्रेनेज सिस्टम्स होते हैं वहाँ से भी ये सीवेज जो है ओशियंस में पहुँचता है। टॉक्सिक केमिकल्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल वेस्ट विच इज डायरेक्टली डिस्चार्ज इनटू ओशियंस रिजल्ट इन ओशियन पॉल्यूशन। फिर लैंड रन ऑफ देखें तो जो लैंड रन ऑफ होता है जिनमें न्यूट्रिएंट्स हैं, पेस्टिसाइड है, अनट्रीटेड सीवेज है, ये भी हमारे 80% मान लें कि इट इज़ द कॉज ऑफ मैराइन पॉल्यूशन। जिसमें लैंड रन ऑफ है वो भी एक बड़ा रीज़न है, जिसमें एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो रही है, न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं, पेस्टिसाइड जा रहा है, वो भी मैराइन पॉल्यूशन का एक बड़ा रीज़न है, कॉज है ये। हैवी मेटल का यदि हम परसेंटेज देखें तो ओशियन में देखो जाने वाली जो हैवी मेटल्स हैं वो देखिए आप कितना परसेंटेज उनका 68% लेड जा रहा है। टैंडरी इंडस्ट्री एंड डिफरेंट जो प्योरिफिकेशन की इंडस्ट्रीज होती हैं, रिफाइनिंग की इंडस्ट्रीज होती हैं, जहाँ लेड यूज़ होता है वहाँ पर इसका कंट्रीब्यूशन देखें हम इन रिवर्स एंड देन इट इज रीचिंग इन टू द ओशियंस, क्योंकि रिवर अल्टीमेटली मीट करेंगी कहाँ पर जा करके, ओशियंस में। ये सारा लेड, जैसे टैंडी इंडस्ट्री से निकला हुआ लेड है, गंगा नदी में मिल रहा है हमारे यहाँ, वो जाएगा कहाँ, ओशियंस में मिलेगा जा करके या सी में मिलेगा जाके। तो 68% लेड है वो समुद्र में पाया जाता है, कॉपर 8% है, नेचुरल ऑब्जेक्ट जो रहेंगे 4% है, बाकी जो 20% है वो मरकरी का भी बड़ा अमाउंट इसके अंदर प्रेजेंट है। तो मरकरी भी, ये भी इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से मरकरी यहाँ समुद्रों में आती है, समुद्र के अंदर मरकरी की जो प्रेजेंस है उसकी बड़ी बड़ी वजह यही है। तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी आर द मेन कॉज ऑफ मरकरी पॉइजनिंग। जो जापान में मिनामाटा डिजीज होती है उसका भी बड़े जो एक बड़ा रीज़न है वो मरकरी पॉइजनिंग ही है। फिर इसमें देखेंगे तो आप ये देखिए यूट्रोफिक जो लाइफ है वो किस तरह से अफेक्ट हो रही है। जो ओशियन का जो एरिया है ये इवोपरेशन के थ्रू सरफेस से वाटर इवोपरेट हो रहा है और यहाँ पर कितनी सारी जो लिविंग स्पीसीज हैं उससे अफेक्टेड हो रही हैं। यदि यहाँ पर कोई पोल्यूशन फैल जाए इस पानी के अंदर तो कितनी सारी लिविंग स्पीसीज को नुकसान होगा। तो यह ऑयल की यदि लेयर आ गई तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन जो पेनिट्रेशन में दिक्कत आएगी, जिससे लिविंग स्पीसीज जो होंगी वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। और ऑयल स्पिलेज की जो प्रॉब्लम है वो मैनी टाइम्स इट इज़ सीन इन द ओशियंस, इन द सीज, कि जो लार्ज स्केल पर ऑयल जो है स्प्रेड कर जाता है सरफेस पर और फिर ऑक्सीजन अंदर पेनिट्रेशन बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, जिससे लिविंग स्पीसीज की डेथ होती है। लार्ज स्केल ऑयल स्पिल्स कौन कौन से हैं। पोल्यूशन कॉज्ड बाय शिप्स इज ए ह्यूज सोर्स ऑफ ओशियन पोल्यूशन, द मोस्ट devastating effect of which is oil spills. Crude oil lasts for years in sea and is extremely toxic to marine life. It suffocates the marine animals to death. यानी ऑयल जब फैलेगा तो ऑक्सीजन जा नहीं पाएगी अंदर की लेयर में और जिसकी वजह से लिविंग की
जो उसके अंदर पाए जाते हैं समुद्र के अंदर, उनकी डेथ होने लगती है। क्रूड ऑयल यदि फैल जाता है तो उसको क्लीन करना भी बड़ा डिफिकल्ट है। फिर ओशियन माइनिंग साइट ड्रिलिंग फॉर सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, कोबाल्ट, जिंक क्रिएट सल्फाइड डिपॉजिट्स अप टू 3,500 मीटर डाउन इनटू द ओशन। ये सारी एक्टिविटी की जाती है इनको, इनके ओर्स को निकालने के लिए। और ओर्स को निकालने के लिए जब एक्टिविटी होती है तो इसमें जो इनके सल्फाइड्स हैं वो फैल जाते हैं, विच आर पॉइजनस। तो ये मैराइन लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट करते हैं। प्लास्टिक पॉल्यूशन इन 2006 द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम estimated that every square mile of ocean contained 46,000 pieces of floating plastic। 2006 में एक स्टडी की गई, यूनाइटेड नेशन ने करी, और उन्होंने देखा कि ओशियन में करीब जो स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ले लें, एक स्क्वायर माइल का जो एरिया ले लें पर स्क्वायर माइल, उस एरिया में 46,000 पीसेज ऑफ फ्लोटिंग प्लास्टिक आपको मिल जाएगी। ये पहले की स्टडी है, लेकिन रिसेंट में अभी थोड़ा एडवांसमेंट हमने देखने को मिला है इसमें। और बहुत सारे जो क्लीनिनेस की जो मूवमेंट चल रहे हैं हमारे यहाँ, और जो स्वच्छता अभियान चल रहा है सब जगह पर, उसमें इसका इम्पैक्ट हमने देखा है कि प्लास्टिक का जो यूज़ है धीरे धीरे लोग कम कर रहे हैं। In addition to all these factors, the oceans are highly affected by carbon dioxide and climatic changes, which impact primarily the ecosystems and fish community that live in the ocean. Effect of ocean pollution कौन कौन से हैं? Effect of toxic waste on marine animals. The long-term effect on marine life can include cancer, failure in the reproductive system, behavioral changes and even death. तो ये मैराइन लाइफ के ऊपर इफेक्ट है। टॉक्सिक केमिकल्स यदि आते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? डिसरप्शन टू द साइकिल ऑफ कोरल रीफ। कोरल रीफ जो ओशियंस में पाई जाती हैं उनके ऊपर, क्योंकि ये भी कोरल रीफ भी लिविंग्स हैं, तो उनके ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और ये भी, ये जो केमिकल्स हैं या ऑयल है, जब वो सरफेस पे फैल जाता है तो सनलाइट अंदर नहीं जा पाता, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। कोरल रीफ्स को, प्लांट को भी नुकसान होता है जो उसके अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेसिंग की रुक जाती है। फिर देन क्या होता है कि डिप्लीट्स ऑक्सीजन कंटेंट इन वाटर। यदि ऑक्सीजन का जो कंटेंट है, यदि वो उसके अंदर जो ऑक्सीजन कंटेंट है यदि वो डिप्लीट होता है, मोस्ट ऑफ द डेब्रिज इन द ओशन डजंट डिकम्पोज रिमेन इन द ओशन फॉर लॉन्ग टाइम। तो इट डिप्लीट्स टू द ऑक्सीजन कंटेंट इन द वाटर, एंड इट इज मेनली the reason behind this decrease in the oxygen content of the water is the spread of oil, which is spread on the oceanic surface, which is spread on the marine surface, and oxygen cannot penetrate to that surface of oil, which is formed by the leakage of oil, and it happens many times in the ocean. Eutrophication and another cause of marine pollution. It affects to the breeding process of animals. Eutrophication actually means nutrient pollution, which occurs when excessive chemical nutrients, especially nitrate and phosphates, are present in water. When these chemicals are found in higher concentration, they may affect to the livings, because high concentration of nutrients are not required for the livings. In that condition, what will happen? Eutrophication process will be increased, and that increase in eutrophication will increase the amount of nutrients, and amount of nutrient will decrease the oxygen content in the water. And in that condition, the livings will not survive in that water sample, and they will die. It diminishes the quality of water and also reduces the oxygen level. So it in water, which leads to inhabitable condition to marine life. What are the control measures for the marine pollution? Number one, physical methods. It is the number one physical methods, that is skimming. Oil could be removed from the surface of oil. Surface oil can be removed by suitable adsorbents. Some suitable adsorbents should be used to remove the oil sample which is spread on the oceanic surface or marine surface. In these pollutant, number one, surface oil, and we want to remove it from the oceanic surfaces. Then we have to use sawdust. Sawdust is a very good effective method, and it can withdraw the oil from the oceanic surface,
and we can clean the oceanic surface using this sawdust. Another is polyurethane foam and evaporation techniques, emulsification process, adsorbents, burning of oil. All these methods are very effective methods to remove the oil which is spread on the oceanic surface. And in these methods, when we are going to remove oil sample from the oceanic surface, all these items which are used for the technique are called skimming material, and skimming material and the technique is called skimming. So oil is a pollutant and it can remove many types of uh, substances in which oxygen is most important component, which is decreased due to the spread of oil over the oceanic surface. Oleophilic fertilizers which enrich the soil eating microbes like Pseudomonas species, hence they could be used. They can also be used for the oleophilic fertilizers which enrich the soil eating microbes like Pseudomonas species to reduce the thermal pollution due to industrial effluents. We have to reduce the thermal pollution. And when industries are releasing effluent directly into the water body, the thermal pollution increase. It means there is a proportional relation. If industries are releasing large amount of effluents directly into the ocean, the temperature of the water body, temperature of the oceanic water will increase. High efficient heat exchangers should be used to reduce that temperature. Each industry should have separate treatment plant to meet the standards which are given by central and state pollution control boards. And in these treatment plants, we should try to use heat exchangers, and in them we will remove the extra heat which is found in the effluents, and when heat is removed then only we can release that effluents into the oceanic water. Otherwise it will increase the temperature of the oceanic surface, and the livings which are found in the ocean will not survive due to high temperature. Each industry should have a separate treatment plant to meet the standard. I already told you about this. And by central and state pollution control board, they also install separate treatment plant for this, but this technique is not used for the industrial purpose by the municipalities. Municipalities treat the water sample which is supplied to the common people for the drinking purpose. But when we are going to discuss about the industrial pollution and the treatment of the effluents, then separate treatment plant are required, and the norms, the standards which are given by the central and state government, they should be very strict, and they should be followed by everyone. They should be followed by the industries person also, so that we can reduce the amount of those waste material in the water. The some chemical methods are also there. These are the some methods which work on the principle of exchange process, electrolysis, etc. Like removal of phosphorus. It is electrolysis process. Adopting appropriate method to remove heavy metals from the marine water. Heavy metals are also one of the most hazardous chemicals like lead, mercury, etc. When they are directly released into the water body,
they are definitely going to kill the livings, because if mercury is found in water, no living will survive in the water. And what will happen? The pollution will spread on large scale, and that will cause some epidemic also, that will cause some dangerous diseases also, because it will create the atmosphere environment there in which bacteria viruses will grow, because many livings will die in presence of mercury, due to mercury poisoning, due to lead poisoning. And the livings which will die, on those livings some bacteria viruses will grow, and they will be the cause of some epidemic, some diseases. Radioactive waste can be removed or reduced by the ion exchange techniques, precipitation techniques, and impact of deep sea mining can also be minimized, reduced using proper mining techniques. When we are going to discuss about the pollution, then we have to create awareness also among the people. If we will not create a awareness, then people take it very easily, and they do not take it seriously. In that condition, we have to aware them. Marine water is also important for us, just like our normal drinking water of river, lakes, ponds. Marine water is also important for us, because it contain many living species. And when we are discussing marine pollution and many living species, it means one ocean contains so many living species, variety of livings, that we can say that is biodiversity. And biodiversity is such big, and that oceanic water we cannot imagine about that. So all those living species will die when we will pollute to the oceanic surface, when we pollute to the marine water. And it will create pollution on large scale. Some other methods: creating awareness on marine pollution. Local communities near sea must protect sea. Local people who are residing there, who are residing nearby the bank of those in coastal areas, especially in coastal areas, the communities which are residing in coastal areas, they can protect to the this kind of pollution by creating awareness also, management by the government, and incentives must be given to those people who are doing such activities for the conservation and protection of marine water. So these are the some important methods by which we can protect to our marine water. Thank you.